मुझे उससे क्या मतलब है? मेरा तो नुकसान हो रहा है ना, मैं क्या करूंगा? आज की डेट में आप देखिए, दलित कम्युनिटी की या ट्राइबल कम्युनिटी की, आदिवासी कम्युनिटी की जो सबसे ज्यादा समस्याएं हैं, वो यही तो समस्याएं हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो सारे के सारे दलाल होते हैं। उनको उनको हमारे तो हितों से ये कोई मतलब नहीं है। वो सिंपल सा प्रश्न ये है, देश आजाद हो या गुलाम हो, मुझे इससे क्या फर्क पड़ना है जबकि मैं गुलाम हूं इस देश के अंदर। अंग्रेजों से गुलामी शुरू करने का, उसके लिए वो पूरी तौर से प्रतिबद्धता से चले, और उसके लिए उनकी अगर आलोचना भी होती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हिंदू धर्म के पक्षधर थे और वो हिंदू धर्म को बचाए रखना चाहते थे किसी भी कीमत पर, भले ही उसके लिए उन्हें दलितों की कुर्बानी देनी पड़े। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि आप जो गंदा काम कर रहे हो आप छोड़ दीजिए, ठीक। गांधी कहते हैं यदि मुझे किसी पद की लालसा है तो उसका नाम है भंगी। ये जो रोमांटिसाइज करने की जो आदत है, जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हमेशा हमारे साथ मौजूद रहते हैं डॉक्टर राम पुनियानी जी, जो कि एक समाज सेवी हैं और काफी लंबे अरसे से समाज को एकजुट करने पर और सांप्रदायिक मुद्दों पर वो बात रखते हैं अपनी। बहुत ही इतिहास का गहन अध्ययन उन्होंने किया है। आज हम चर्चा करेंगे बाबा साहब बनाम गांधी जी के बारे में। ये एक बहुत ही लंबी डिबेट है। अक्सर अंबेडकरवादियों को हमने ये कहते हुए सुना है कि गांधी जी ने उनके साथ या दलित कम्युनिटी के साथ बहुत गलत किया, तो क्या गलत किया, और उनके बाबा साहब के और गांधी जी के बीच ऐसे क्या मतभेद थे जो कि आज तक अनसुलझे हैं। उन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका बहुजन साहित्य के प्लेटफॉर्म पर। जय भीम नमो। धन्यवाद, धन्यवाद गजब। जी। जय श्री सर एक बार आप मुझे, आपके पास जो जानकारी जो है वो अगर आप साझा करें तो फिर उसके बाद मैं प्रश्न अपने पूछना शुरू करूं। राम। जी। हाँ, देखिए, महात्मा गांधी के बारे में वो कहते हैं, कई लोग तो उनको महात्मा कहने से भी इनकार करते हैं, वो भी ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर उनका जो एक वजूद पूरी आज दुनिया में, भारत में है, उसका कोई एक मुकाबला नहीं है। क्योंकि उन्होंने, उनके ऊपर बहुत सारी आलोचनाएं की जा सकती है, पर जहाँ तक सवाल है उनकी उनके व्यक्तित्व की गहराई का, तो अपने मूल्यों पर पूरे सत्य, अहिंसा के साधन पर और भारत की आजादी के लिए और से समर्पित। मैं इस बात को ख्याल रखना चाहिए कि इस विविधतापूर्ण देश में, जहाँ सामंतवाद समाप्त नहीं हुआ था, एक तरफ से आधुनिक चीजें आ रही थी, जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष चालू हो रहा था, दूसरी तरफ यहाँ जो सामंती लोग थे और उनसे जुड़े हुए पुरोहित वर्ग थे, ये दोनों एक साथ चल रहे थे। और मेरे ख्याल से गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था कि हम स्वराज, आज़ादी प्राप्त करें, और इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए जहाँ तक दलितों का सवाल है, हम उस तक जा सकते हैं जहाँ सवर्ण लोग आज़ादी के आंदोलन से पीछे न हटें। ये एक उनकी जो है उनकी समझ की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरा ये भी था कि जो इन दोनों के मतभेद थे, मेरे ख्याल से तो अगर गांधी जी किसी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए तो डॉक्टर अम्बेडकर से प्रभावित हुए, क्योंकि जिस प्रकार से वो अपने बचपन से बड़े, जैसे उनका पालन पोषण हुआ, तो एक वो जाति व्यवस्था वाले समाज में आए, और उन्होंने अपने जीवन में लगातार संघर्ष करके, क्योंकि एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि आप कोई भी बात सोचिए तो पंक्ति के आखिरी व्यक्ति के उद्धार के लिए या उसकी भलाई के लिए सोचिए। और इसके चलते जो उनकी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के विचार थे, ऐसा आपको बहुत मिल जाएगा उनके लेखन में, जहाँ इन व्यवस्थाओं का वो बहुत समर्थन करते हैं। और जैसे जैसे वो अपने जीवन में आगे जाते हैं, इन चीजों को वो बदलने भी लगते हैं। यहाँ मैं एक फर्क देखता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर तो खुद दलित समाज से आते थे, और मेरे ख्याल से आज़ादी के आंदोलन में जितने भी लोग थे, उन सबसे ज्यादा शिक्षित और परिपक्व, विचारों में परिपक्व वो डॉक्टर अम्बेडकर थे। मेरे ख्याल से मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो पूरी परिपक्वता के साथ आंदोलन में आए थे, और पूरी प्रतिबद्धता सामाजिक न्याय के लिए, बराबरी के लिए इसको लेकर आए थे। जबकि जहां हम गांधी को देखते हैं, वो आए
की शुरुआत में उनको जो जो अन्याय दिखता गया, साउथ अफ्रीका में गए, वहां उन्होंने देखा कि भारतीयों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष चालू कर दिया। यहाँ आकर देखा कि किसानों के चंपारण, खेड़ा, दूसरी जगह पर किसानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, तो उसमें पूरा समर्पण से जुड़ गए। और ये जो बात मुख्य मुद्दे पर कही जाती है, उन्होंने दलितों के साथ विश्वासघात किया। मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड को उन्होंने उसके खिलाफ जो जनता बैठे, वो एक गलत था, ऐसा कई लोगों की मान्यता है और उसमें कुछ सच्चाई भी है। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं इस मामले में अम्बेडकर के जो विचार थे उनका ज्यादा समर्थन करूंगा। और सवाल यह है कि उस समय की जो वक्त की मजबूरी थी, गांधी जी का मुख्य जो उद्देश्य था ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई, और इसमें वो सवर्णों को भी साथ में लेकर चलना चाहते थे। तो इस कारण वो अम्बेडकर के इससे पूरी तौर से सहमत नहीं हुए और इसीलिए उन्होंने वो जो फास्ट किया। और दूसरी बात भी याद रखिए कि इसी 1932 के बाद जब उन्होंने पैक्ट पर साइन करने के लिए बाबा साहब मजबूर हुए, जो भी उनकी थी। अब ख्याल कीजिए रजत, 3 साल के लिए गांधी ने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के लिए ज्यादा नहीं किया। उनकी मुख्य सोच थी, उन्होंने यात्राएं निकाली, अभी जैसे भारत जो यात्रा चल रही है, और मेरे ख्याल से मुख्य यात्राएं जो उस समय की थी वो महात्मा गांधी की यात्राएं थी छूत के खिलाफ। और ये बहुत कम लोग नोटिस करते हैं कि इस अम्बेडकर के संदेश को पूरे देश में व्यापक तौर पे ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने यहाँ तक कहा कि अगर छुआछूत रहता है तो हिंदू धर्म को रहने का कोई अधिकार नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बात को रखा। वो इसका यानी मैं गांधी जी को ब्लैक एंड व्हाइट के रूप से नहीं देखना चाहता, जबकि अम्बेडकर निश्चित रूप से प्रतिबद्धता, परिपक्वता इन दोनों के साथ आंदोलन में आए थे। और पूना पैक्ट को अगर हम छोड़ दें, उसके बाद फिर दो चीज और ख्याल कीजिए कि वो छुआछूत के खिलाफ इतने मजबूती से खड़े रहे। साबरमती आश्रम में उन्होंने एक दलित परिवार को आश्रय दिया, तो आश्रम के पूरे लोग उनके खिलाफ हो गए और उनको जो सपोर्ट करते थे आश्रम वाले, आश्रम के फंडिंग के लिए, उन्होंने अपने हाथ खींच लिए, पर गांधी ने उस पर कुछ समझौता नहीं किया। ये पहली बात ख्याल रखिए। दूसरी बात ख्याल रखिए कि आजादी के समय जब वो बात चल रही थी पहली इंटरिम कैबिनेट की, कैबिनेट में जहाँ तक मुझे याद है कि जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट बनाई और गांधी के पास गए उससे अप्रूवल लेने उनसे। तो गांधी उनको एक सवाल कहते हैं कि आपके लिस्ट अम्बेडकर है या नहीं। जब नेहरू कहते हैं हाँ अम्बेडकर है, तो उसके बाद कहते हैं मुझे बाकी कुछ नहीं सुनना, बाकी आपको जैसा करना करो। और दूसरा फिर मौका आता है संविधान समिति की ड्राफ्टिंग कमेटी का, जो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण काम था। उसमें भी नेहरू अपने गुरु गांधी से पूछते हैं कि भाई ये ड्राफ्टिंग कमेटी इसको अध्यक्ष बनाए, क्योंकि वो हमारे संविधान का एक संविधान की रीढ़ की हड्डी होती। तो गांधी बिना मतलब बहुत बिना वक्त लगाए जवाब देते हैं, इसके लिए अम्बेडकर उचित होंगे। तो ये चीजें मैं एक पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहता हूँ कि गांधी की मजबूरी कहाँ थी और गांधी ने किस प्रकार से छूत, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के विचारों को समझकर कितना संभव है इतनी हद तक हो जाने के लिए तैयार हुए, ऐसी मेरी। ठीक है, लेकिन सर मैं इस पूना पैक्ट पर हम लोग आते हैं, उसके बाद में बाकी चीजों पर भी चर्चा करूंगा। क्या गांधी को हम महात्मा कहते हैं, पूरे देश में पूरी दुनिया में उनको महात्मा कहा जाता है, क्या एक महात्मा के दूरदृष्टि इतनी नहीं थी कि आज जो मैं कर रहा हूं उससे एक इतने बड़े समुदाय का इतने लंबे समय तक के लिए मैं हानि करके जाऊंगा? वो भले उनकी जिद समझ लीजिए, उनका हिंदू धर्म के लिए प्रेम समझ लीजिए, वो उनका लुकआउट है, मुझे उससे क्या मतलब? मैं देखिए, मैं यहाँ पर एक आम इंसान की नजर से देखूं कि मुझे उससे क्या मतलब है, मेरा तो नुकसान हो रहा है ना, मैं क्या करूंगा? आज की डेट में आप देखिए, दलित कम्युनिटी की या ट्राइबल कम्युनिटी की, आदिवासी कम्युनिटी की जो सबसे ज्यादा समस्याएं हैं, वो यही तो समस्याएं हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो सारे के सारे दलाल होते हैं, उनको उनको हमारे हितों से कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, ये इसका समझ आने के पहले इतना बताना उस समय गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था आजादी को प्राप्त करना। उन्हें लगता था कि आजादी को प्राप्त करने के बाद हम अपने तरीके से अपनी सरकार को चला सकेंगे
और जितना सुधार हमको लाना है समाज में वो संभव होगा। ब्रिटिशों के अंदर ब्रिटिश राज में रहकर जितना संभव है उससे ज्यादा संभव ये होगा कि जब हमें आजादी मिली। और इसके लिए उन्होंने मेरे ख्याल से पूना पैक्ट का जो मुख्य रूप से अनशन किया, बाबा साहब पे जो दबाव डाला, इसके पीछे का यही कारण था कि सवर्ण कितनी हद तक जा सकते हैं इस बात को स्वीकार करने के लिए। और उन्हें लगता था कि अगर मैं इस पर ज्यादा जोर दूंगा तो सवर्ण इसमें से पीछे हट जाएंगे, आजादी का आंदोलन कमजोर हो जाएगा और जो दूरगामी सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है इसको एक झटका लगेगा। ये मेरी सोच है, महात्मा गांधी की सोच है। लेकिन सर मैं उनकी सोच को खराब नहीं कह रहा हूं। आप समझिए कि मेरा जो प्रश्न है वो सिंपल सा प्रश्न ये है, देश आजाद हो या गुलाम हो, मुझे इससे क्या फर्क पड़ना है, जबकि मैं गुलाम हूं इस देश के अंदर। जब मेरा कोई प्रतिनिधि वहां पर नहीं जा रहा है चुनकर, तो मुझे इस बात से क्या मतलब है कि देश आजाद होता है गुलाम होता है। जब आज राजस्थान के अंदर एक बच्चे को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने पानी पी लिया था, मटके से हाथ लगा दिया था। यूपी के अंदर हमने देखा कि अभी हालिया घटना है कि 2 दलित बच्चियों को वहां पर मार दिया गया बलात्कार करके। उससे पहले 2020 या 2021 की घटना है, एक बच्ची को उसका रेप किया गया, उसको मार दिया गया। और उसके बाद जो स्वर्ण तबका है, जिसे आप कह रहे हैं कि वो आजादी के, या फिर इतिहासकार, मैं पर्टिकुलर आपसे मतलब कि इतिहासकार जो लिखते हैं कि वो आजादी के मूवमेंट में काफी आगे थे, वही स्वर्ण तबका, कथित स्वर्ण तबका वहां पर पंचायत कर रहा है उस बच्ची की और उसके परिवार के खिलाफ। तो मुझे या दलित कम्युनिटी को ऐसे किसी भी आंदोलन से क्या फायदा है, मुझे क्या मतलब है इस चीज से, मैं क्यों उसके लिए सेक्रीफाइस करूं। अगर किसी को सेक्रीफाइस करना है तो करे कोई भी। वो बात आपकी, मैं आपकी बात से पूरी सहमत रहता हूँ। इसमें मुझे क्या लगता है कि धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक बराबरी का मुख्य जो आधार रहता है वो रहता है लैंड रिफॉर्म्स की प्रोसेस। जमीन एक्चुअली जो अभी पिछले कुछ सालों पहले मेवानी ने जो किया था कि हमारी जमीन हमको तो पता है कि पूछ आप रखो, इसके पीछे मैं ये समझता हूँ कि जब तक भू सुधार नहीं होता, भू सुधार और अपने यहाँ मुख्य बात क्या रही, यहाँ मैं 2 चीजों को देखता हूँ। एक तो अंग्रेजों के शासन रहने के कारण उन्होंने यहाँ के जमींदारी तबके को समाप्त करने की कोई बात नहीं की, जिसको हम लोकतांत्रिक क्रांति कहते हैं। लोकतांत्रिक क्रांति, लोकतांत्रिक क्रांति का मूलभूत आधार होता है भू सुधार, जमींदारी का खात्मा, जमींदारी के साथ साथ जो धर्म गुरु पुरोहित रहता है उसकी सत्ताओं का खात्मा। और वहीं से फिर जो समाज में सुधार की प्रक्रिया होती है वो उसकी जड़ें होती है। तो आपकी बात को मैं इस प्रकार से समझता हूँ कि आजादी के बाद संविधान को जिस प्रकार से लागू करना था वो लागू नहीं किया गया, ये मेरी समझ है। और ये बात भी आपको बता दूं कि संविधान के बाद संविधान सभा में अम्बेडकर जी ने खुद कहा था, केवल एक अच्छे संविधान के होने से समाज बदल नहीं जाता, संविधान को किस प्रकार से लागू किया जाता है, तो लागू करने वाले कितने ईमानदार रहते हैं, इस पर बहुत कुछ आधारित रहता है। तो एक मिले जुले समाज में जहाँ सामंती ताकतें भी जिंदा रही और जहाँ समाज को परिवर्तन करने वाली ताकतें रही, में दोनों के पलड़े में 1980 के बाद से तो आप जो बात कह रहे हैं सामंतवादी विचारधारा का पलड़ा और भारी होता गया। उसके बहुत सारे कारण हैं और उसमें हम एक तरह से गांधी को दोष देने में कोई महात्मा कहना तो कोई इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। मुख्य बात यह है कि जो उन्होंने बीड़ा हाथ में लिया अंग्रेजों से गुलामी शुरू करने का, उसके लिए वो पूरी तौर से प्रतिबद्धता से चले और उसके लिए उनकी अगर आलोचना भी होती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये जो दलितों पे जो अब आशा, दूसरी बात देखिए, आज जो दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं उसके मैं 2 कारण देखता हूँ। एक कारण तो ये है कि अब गांधी जी की तो 1948 में हत्या कर दी गई और हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की थी, हत्या की थी ब्राह्मण ने। तो ये देखिए कि जो उस प्रकार की राजनीति गांधी से सबसे ज्यादा उनको परेशानी थी, उन्होंने जिन्ना को हाथ नहीं लगाया, उन्होंने किसी दूसरे नेता को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो एक जो मूल्य रख रहे थे समाज में, उसके कारण सुधार आ रहा था। आप भारत एक खोज के कुछ एपिसोड देखिए, भारत एक खोज में नौजवान उनसे प्रेरणा लेकर गांव में जाकर इस प्रकार से छुआछूत के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ काम करते हैं
स्वदेशी के लिए काम करते हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, ये बात ठीक है कि आजादी के बाद जैसे जितना जो संविधान के प्रावधान थे वो लगाने में आने वाली सरकारें कमजोर रही, और उस कमजोरी का फायदा ही होकर आज वो ताकतें, सवर्ण ताकतें, उनकी विचारधारा पूरे समाज पे आज राज कर रही है। इसलिए मैं आपके पूरे साथ में हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ कि जो सवर्ण विचारधारा पे जो राजनीति आती है वो ऊपर से लगता है कि वो मुसलमानों और क्रिश्चियन को टारगेट कर रही है, पर मेरी समझ ये है कि विचारधारा धर्म के नाम की राजनीति वाली का मुख्य उद्देश्य है दलितों को और महिलाओं को हाशिए पर दुर्गम दर्जे के रूप में रखना। तो ये, और इन्हीं ताकतों ने गांधी की भी हत्या की। ठीक, मैं माफी चाहूंगा, मैं यहाँ पे आपको टोक रहा हूँ। देखिए, मेरा आज की जो समस्याएं हैं दलितों की, मैं इसको लिंक करके देख रहा हूँ पूना पैक्ट 1932 से। क्योंकि अगर उस समय गांधी उस अनशन पर नहीं बैठते तो आज दलितों के पास दोहरा मतदान का अधिकार होता, अलग निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र होता उनके पास, तो उनके जो सच्चे प्रतिनिधि हैं वो चुनकर जाते। तो आज जो हम देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में और केंद्र सरकार के अंदर जो इतनी सारी वैकेंसियां हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, जो भरी नहीं जाती हैं, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछता आज की डेट में, क्योंकि वो दलाल लोग जो वहां पहुंच रहे हैं, वो नेता नहीं पहुंच रहे हैं, वो दलाल है वहां पर। उसका कारण, उसकी जो जड़ है वो पूना पैक्ट में है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर अंबेडकर ने खुद ने लिखा हुआ है। मैं कई सारे आपको ऐसे रेफरेंसेस दे सकता हूं जहां पर कि डॉक्टर अंबेडकर ये बता रहे हैं कि किस वजह से। इनकी एक किताब है जो कि मान्यवर साहब ने लिखी है, चमचा युग, इसमें उन्होंने बाकायदा आंकड़े दिए हुए हैं। और इसके अलावा एक और किताब है जो कि बाबा साहब ने खुद ने लिखी हुई है, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। तो इस किताब में उन्होंने आंकड़े देकर बताए हैं कि किस तरीके से एक जो व्यक्ति, जो अछूत जिसको मना कर रहे हैं कि इसको नहीं जाना है, वो उसके खिलाफ वोट डाल रहे हैं, और वही अछूत जो है, वही जो उनका दलाल है, वो वापस स्वर्णों के मताधिकार से, स्वर्णों के मतों से जीत कर जा रहा है। और ये कि आज की डेट में हो रहा है। और यही एक कारण है कि जो रिजर्वेशन 10 साल के लिए दिया गया था, राजनीतिक रिजर्वेशन जो कि पूना पैक्ट के तहत दिया गया था, वो कंटिन्यूसली हर 10 साल बाद बढ़ा दिया जाता है। और मिस्टर मोदी ने तो इसको सीधा 20 साल के लिए बढ़ा दिया शायद। रजत, आपकी बात में काफी तथ्य है, मैं इसे इनकार नहीं करता, पर गांधी के सामने इस तरह की बड़ी समस्या थी कि अगर ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र अगर जो कम्युनल अवार्ड में था, इसके कारण उन्हें डर था यहाँ गांव में जो हालात दलितों के खिलाफ हिंसा का माहौल बन सकता है। ये मुझे लगता है कि उनका जो इसके लिए आग्रह था ये नहीं हो। इसमें एक मुख्य बात ये थी, इसके कारण हो सकता है कि दलितों के खिलाफ सवर्णों की हिंसा गांव में, दूसरे गांव में बढ़ सकती है। ये उसका एक कारण रह सकता है। बाकी उसके जो परिणाम हुए उससे मुझे कोई इनकार नहीं। मैं दोबारा गांधी जी को एक कोट करके अगर मैं कहूं, मैंने यहीं पे पढ़ा हुआ था अभी जब मैं इंटरव्यू लेने से पहले पढ़ ही रहा था, तो गांधी जी इस पर लिखते हैं कि ये हिंदू धर्म के लिए वो विशेष तौर पर कर रहे हैं। ये जो पृथक निर्वाचन है, ये अगर ये लागू हो जाता है, दो दोहरा मताधिकार अगर मिल जाता है, तो इससे हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा, हिंदू धर्म का विनाश हो जाएगा। और ये उन्होंने एक पत्र लिखा था 17 अगस्त 1932, माफी चाहूंगा, 20 सितंबर को उन्होंने 1932 में ये पत्र लिखा है सर सैमुअल को, और उसमें इस चीज का वो मेंशन करते हैं। तो जो आप जो कह रहे हैं कि ये इस वजह से हो सकता है, लेकिन उनकी राइटिंग्स में तो ये चीज अलग ही क्लियर दिखाई दे रहा है कि वो हिंदू धर्म के पक्षधर थे और वो हिंदू धर्म को बचाए रखना चाहते थे किसी भी कीमत पर, भले ही उसके लिए उन्हें दलितों की कुर्बानी देनी पड़े, दलितों की रक्षा या उनके आत्मसम्मान या उनके अधिकारों की ही कुर्बानी क्यों ना देना पड़े, लेकिन हिंदू धर्म सर्वोपरि। भले इससे आप इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन मैं उनके राइटिंग्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं इस पे बहुत निश्चित राय कोई नहीं रखता। इसमें एक रजत आपको सोचने की जरूरत है, क्यों एक सवर्ण हिंदू ने उनको उनकी हत्या की। आखिर में अगर जैसे पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों के लिए रहा तो पाकिस्तान बन गया। तो एक दूसरा खतरा यह है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र होता तो वो पूरा एक जो देश में विभाजन की प्रक्रिया का एक और आधार बन जाता। ये कहा जा सकता है एक आर्गुमेंट के तौर पे। और तीसरा मुझे लगता है कि फिर ऐसा अगर होता कि वो हिंदू धर्म की इतनी रक्षा करने की बात जो लिखते हैं, सच्चाई में तो हिंदू धर्म के जो पैरोकार थे, सवर्ण हिंदू धर्म के, जैसे बाबा साहब भी कहते हैं ब्राह्मणवादी वास्तव में हिंदू धर्म है,
और उसी की विचारधारा वाले गांधी की हत्या करते हैं। ये अभी थोड़ा कहीं तो भी ये जोन यहाँ है। नहीं, इतना ब्लैक एंड मैं व्हाइट आपकी इस नहीं है। बात से इत्तेफाक रखता हूं सर कि गांधी की जो विचारधारा थी वो थोड़ी नर्म थी, और जहां पर जो दक्षिणपंथी लोग हैं उनकी विचारधारा काफी उग्र है। इस मामले में तो मेरे ख्याल से किसी को कोई संशय नहीं है। लेकिन फिर सवाल तो वही आता है ना सर, कि उनका पूरा का पूरा उद्देश्य ही था, वो लिखते भी हैं, बाकायदा लिखते हैं इस चीज को। और इवन उस मुझे अभी वो लेटर नहीं मिल रहा है, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। वो एक मैं जगह सहमत हूँ उससे। वो एक जगह मेंशन करते हैं कि अगर जो दलितों के अगर अधिकार मिल रहे हैं, अगर वो मेरी कुर्बानी पर भी अगर मुझे रोकना पड़ेंगे तो मैं रोकूंगा, और उन्होंने ऐसा किया। वो जो सर सैमुअल हैं, जो कि उस समय के भारत मंत्री थे, उनको एक धमकी भरा पत्र भी लिखते हैं। मतलब उस अनशन पे बैठने से पहले वो उनको उनको एक धमकी भरा पत्र लिखते हैं कि भाई आप अगर ऐसा नहीं करा तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा, और उससे मेरी जान का खतरा भी हो सकता है। वो मेंशन करते हैं उसको। देखिए, क्योंकि मैं इसको क्रिटिकली एग्जामिन कर रहा हूं, मैं इसको क्रिटिकली समझ रहा हूं, तो मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग है। मैं उसको धमकी भरा पत्र कह रहा हूं। हो सकता है कि आप या फिर जो गांधीवादी लोग हैं वो कहेंगे कि वो उनको बस बता रहे थे। इसमें कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं आपकी है। बात में सच्चाई है, आपकी बात क्या? में सच्चाई है, मैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा। पर देखिए, जैसे पृथक निर्वाचन के बदले रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो फर्क है, हो हम्म। सकता है उसकी गहराई हाँ, अच्छा, गांधी यहाँ पर मुझे के। सर, मैं दोबारा आपको टोकूंगा। यहाँ पर मैं एक और तर्क देना चाहता था, क्योंकि जो टू नेशन थ्योरी जो है, इसका जो मुकम्मल जो आधार रखा गया, अगर वो हम थोड़ा इतिहास को समझने की कोशिश करें, या जो अम्बेडकराइट लोगों के जो तर्क होते हैं उनका एक तर्क होता है कि ये टू नेशन थ्योरी पहले तो विनायक दामोदर जी ने रख दी, ठीक है, जिसको वीर सावरकर के नाम से कहा जाता है, माना जाता है, ठीक। उनकी टू नेशन थ्योरी सबसे पहले आई, और उसके बाद हम देखते हैं कि 1932 में 1931 और 32 के दौरान इस तरह के कम्युनल अवार्ड की बात चल रही थी। और गांधी जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थे, बाबा साहब ने बहुत ही दृढ़ता के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ अपना दलितों का पक्ष वहां पर रखा, और लगभग ये तय था कि हमें जो दलित हैं उनको कम्युनल अवार्ड मिल जाएगा। इसलिए जो गांधी हैं वो मुसलमानों को बुलाते हैं डिनर पर वहां पर, और वो कहते हैं कि आप अंबेडकर का विरोध कीजिए। जो अंबेडकरवादियों का जो तर्क है वो ये तर्क है कि जो मुसलमान थे उस वक्त के, उन्होंने ये सोचा कि जब गांधी अपने ही धर्म के लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो क्या आने वाले समय में वो मुसलमानों के साथ ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। वो संशय था, करेंगे या नहीं करेंगे वो तो सभी को पता है कि किस तरीके से सारी चीजें घटित हुई। लेकिन उस संशय ने टू नेशन थ्योरी को और मजबूती दी, और फिर बाद में जिन्ना के पास वो लोग जाते हैं, और जिन्ना फिर उस काम को आगे बढ़ाते हैं। ये एक तर्क है। ये तर्क में इसमें मुझे कुछ ज्यादा गहराई नहीं दिखती, क्योंकि हम्म। लोग काफी क्लियर थे उस समय भी। गांधी सब लोगों को अपने साथ लेने की कर रहे थे। हम्म। और ये जो मुस्लिम प्रतिनिधि थे, इससे ज्यादा मुस्लिम तो गांधी के फॉलोअर थे। ये हम्म। तथ्य में सच्चाई इसलिए नहीं लगती क्योंकि ज्यादा मुसलमान जो थे, अब यहाँ वर्ग भेद आपको देखना पड़ेगा। जो मुसलमान मुस्लिम लीग और इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो संभ्रांत मुसलमान थे। और यहाँ के आम मुसलमानों को देखिए, वो तो गांधी के आंदोलन के साथ थे। वो ठीक। अल्लाह बख्श हो या मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, हम्म। देवबंदी बरेलवी मौलाना हम्म। हो, या हम्म। यहाँ की मोमिन कॉन्फ्रेंस हो, ये हम्म। इस बात में तो मुझे कोई तथ्य लगता ही नहीं है। तो हम्म। मुस्लिम राष्ट्रवाद जो था, वो आम मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं था। और वैसे ही हिंदू राष्ट्रवाद भी आम हिंदुओं का प्रतिनिधि मैं नहीं था। मैं हिंदू धर्म में ये हम्म। कास्ट सिस्टम है, और कास्ट सिस्टम के कारण गांधी ने कहा कि भाई आप सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी के बदले उसको रिजर्व कर देते हैं। जो हम्म। 78 कॉन्स्टिट्यूंसी सेपरेट दी गई। हाँ। कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके बदले उन्होंने कहा 148 आप दे दीजिए, और हम्म। उसको ऐसा रखिए कि जहां से उन सवर्णों को भी साथ में लेके चलिए। उनकी मजबूरी होगी, पर जो जिस बात एक थोड़ा इसके बाहर हम दे नहीं जा सकते। इस बात हमको समझना चाहिए कि आज दलितों के सामने सबसे बड़ा सवाल किसका है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ वो राजनीति का है जो ब्राह्मणवादी मूल्यों को लेकर आगे आ रही है। हम्म। गांधी की आलोचना करना बिल्कुल सही है, मैं उससे कोई इत्तेफाक नहीं हम्म। करता। पर इसी से क्या होता है कि एक गांधी की लकीर को इतनी लंबी हम कर देते हैं कि जो वास्तविक संकट है, हम्म। वो संकट हमारी नजरों से ओझल ओझल हो जाता है। नहीं, नहीं, और मैं वो संकट मैं तो मैं माफी चाहूंगा, मैं रोक रहा हूं आपको, लेकिन मेरा, अगर मैं गांधी का विरोध कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं आरएसएस की विचारधारा का समर्थन करूंगा।
या किसी भी सूरत में मैं ये कहूंगा कि भाई वो उससे फायदा उठाए। मेरे बहुत लॉजिकल से आंसर है, लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड कर दूं कि जिस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, जब वो विचारधारा सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस सत्ता में थी, तब भी भारत में दलितों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कंटिन्यूसली हम देख लें 2014 के पहले के, हम एनसीबीआर के आंकड़े उठा के देख लें, या फिर हम अंडर 12 बिजनेस के हम आंकड़े उठा के देख लें, या फिर हम ये देख लें कि जितनी भी वैकेंसीज थी उनमें कितनी वैकेंसीज भरी जा रही थी। तो कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं दिखाई देगा कि बहुत ही संतुष्टिजनक काम हो रहा है। वही सारे काम बहुत उग्रता से ये आरएसएस की विचारधारा और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया था। इवन मैं फिर आपको एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा कि जब बाबा साहब ने जब एक निबंध लिखा था जाति का विनाश, वो उनका भाषण था बतौर निबंध, फिर वो बाद में प्रकाशित किया गया। जब वो प्रकाशित होता है तो गांधी जो है वो उनका माखौल मजाक उड़ाते हुए एक आर्टिकल लिखते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं, मैं इस बात से शायद सहमत नहीं हूँ कि उसका हाँ मजाक वो उड़ाते हैं। एक्चुअली मैंने जो घटना पढ़ी थी तो उसमें वो शायद अम्बेडकर कहते हैं कि कीमत हम 8 आना रखेंगे, तो गांधी जी कहते हैं 8 आना रखेंगे तो कम लोगों तक पहुंचेगा, आप इसकी कीमत 4 आना रखिए ताकि ज्यादा लोगों तक जाए। ऐसा मैंने पढ़ा था। ठीक आई मे नहीं, बी रॉन्ग, एग्जैक्ट नहीं नहीं, ये एग्जैक्ट आप लाइन लिख पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसको लेकिन इसका मजाक उड़ाने के लिए नहीं। इंटरप्रिटेशन मैंने ऐसा किया था और आपने अलग किया, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप हो सकता है कि सही हो, मेरा इंटरप्रिटेशन क्योंकि मैं दूसरे नजरिए से देखता हूं, आप दूसरे नजरिए से देखते हैं। ठीक, तो ठीक है, मान के चलिए कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन इसके अलावा भी आपके एक सवाल का मैं जवाब दे दूं पहले, आप हाँ देखिए। अब ये हुआ क्या है कि मुख्य रूप से यहाँ क्योंकि लोकतांत्रिक क्रांति हम्म वो न हो सकी, ये कांग्रेस के सत्ता के आने के बाद, पहले भी अगर आप देखें तो हम्म हिंदू राष्ट्रवादी विचारों वाले हम्म बहुत सारे लोग पहले भी हम्म कांग्रेस में थे। तो हम्म आप देखिए आजादी के पहले भी थे हम्म और आजादी के बाद भी ग्राउंड लेवल से मिडिल लेवल से अपर लेवल तक कई किसी विचारधारा वाले लोग वो हम्म कांग्रेस के अंदर रह गए, घुस गए। और यहाँ की अगर आप व्यवस्था देखिए, व्यवस्था, क्योंकि यहाँ वास्तविक जो क्रांति होना था वो हुई नहीं। तो ये जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं, कांग्रेस भले ही सत्ता में रही एक सीट पर आप अगर समाज की रचना देखिए, इसमें ऑफिसर्स कौन है, नीति निर्धारक कौन है, और बाकी जो हमारी यंत्रणा में कौन लोग हैं, हम्म तो आधे से ज्यादा तो यही विचारधारा वाले हैं। और देखिए इस विचारधारा ने केवल यही नहीं किया कि वो एक राजनीतिक पार्टी खड़ी खड़ी करेंगे, उन्हें लोगों को ट्रेन करके सिस्टमेटिक तरीके से समाज के हर क्षेत्र में भेजा है। हम्म मैं कहूंगा कि जैसे अम्बेडकर कहते हैं कि बुद्ध धर्म का आना क्रांति है, उसके बाद प्रतिक्रांति हुई। मुझे भी यही लगता है कि जो हमारी आधी क्रांति हुई, उस आधी क्रांति को पीछे धकेलने के लिए सामाजिक ताकतें गैर बराबरी चाहती है, हम्म वो केवल एक आधार पे नहीं चल रही, वो समाज के हर हिस्से में पीछे से प्रवेश कर रही है। तो सवाल केवल राजनीतिक सत्ता कांग्रेस के हाथ में है या जनता पार्टी के हाथ में है, वो हम्म सवाल नहीं है। सवाल पूरी व्यवस्था में इस प्रकार के प्रतिक्रियावादी लोग हम्म कहाँ नहीं है, ये आप जरा देखिए। और कैसे उन्होंने अपनी पहुंच को ज्यादा मजबूत बनाया है, इसकी बात देखिए। कि हमेशा समाज में संघर्ष रहता है, समाज में ठीक संघर्ष रहता है, हम्म और लोकतंत्र कहने से लोकतंत्र नहीं आ जाता, हम्म संविधान आने से वो लागू, उसके मूल्य लागू नहीं हो जाते। ठीक ठीक लगातार संघर्ष चाहिए, और वो संघर्ष में कहीं तो भी लोग कमजोर रहे। इसको इसको सर मैं केवल बाबा साहब की लाइन में ही मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि आप शायद इत्तेफाक रखें या ना रखें। बाबा साहब जाति के विनाश में अपनी जो उनका भाषण था उसमें वो लिखते हैं कि एक लिबरल ब्राह्मण और एक कट्टरपंथी ब्राह्मण, यानी कि एक प्रोग्रेसिव, एक उदार जो ब्राह्मण है और एक जो कट्टरपंथी ब्राह्मण है, दोनों ही एक शरीर की दो भुजाएं हैं और वो दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए काम करती हैं। अब इससे आप कितना इत्तेफाक होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। नहीं, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। मुझे लगता है कि समाज में क्रांति जो है हाँ बोझ होती है, बोझ होती है। और ये एक प्रतिक्रियावादी ताकतों ने जो इसको बहुत 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 मजबूती से संगठित कर लिया है। हम्म ये मैं इशारा उधर ज्यादा करना चाहूंगा। ये प्रतिक्रियावादी ताकतों ने जो भी समाज में छोटा बहुत परिवर्तन था, हम्म और उस परिवर्तन को वापस लाने के लिए उन्होंने बहुत चालाकी से, दृढ़ता से और मेहनत करके समाज के सभी अंगों में प्रवेश कर दिया है। ठीक और वो मुख्य कारण है जो आज दलितों पर, मुसलमानों पर
आदिवासियों पर, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उसका मुख्य कारण मैं उसको मानता हूँ। जबकि हो सकता है कि गांधी के विजन में अगर उस प्रकार का लोकतंत्र आता और लोकतंत्र में जो प्रगतिशील ताकतों का भी इस प्रकार का कोई संगठन होता, प्रगतिशील ताकतों का भी कोई इस प्रकार से संगठन होता, जो इस प्रकार से समाज के सभी अंगों में जाकर प्रगतिशीलता के मूल्यों को डालता रहता, उसके लिए संघर्ष करता रहता, तो शायद आपकी जो बात है उससे मैं पूरा सहमत हूँ। पर हुआ क्या है कि जो प्रतिगामी लोग हैं, उन्होंने तो संगठन बहुत मजबूती से खड़ा कर दिया, और जो प्रगतिशील लोग हैं वो बटे रहे, और जो भी समाज में सुधार होना चाहिए था और उसके पीछे यात्रा चलनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। मैं इसको उस रूप में देखता हूँ। हो सकता है गांधी ने जितना किया वो शायद सफिशिएंट नहीं था, वो काफी नहीं था। मुझे ऐसा लगता है सर कि गांधी जी जो थे उनकी दूरदर्शिता नहीं थी ज्यादा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इस चीज को कहूंगा कि बाबा साहब जहां खड़े रह के चीजों को देख रहे थे और उसका परिणाम क्या, उसकी नियति क्या होगी अंत में जाकर, वो देख रहे थे उस चीज को। वो चीज गांधी नहीं देख रहे थे, या तो वो देखना नहीं चाह रहे थे या वो देख नहीं पा रहे थे। दो चीजें हो सकती हैं। अब इसको मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ देता हूं कि वो देखना नहीं चाह रहे थे या देख नहीं पा रहे थे। दोनों चीजें वो दर्शक अपने हिसाब से देख लें, लेकिन उनको वो चीज दिखाई नहीं दी जो कि बाबा साहब को दिखाई दे रही थी। उनको क्लियरली दिखाई दे रहा था कि क्या होगा आगे जाके। इवन 1946 के आसपास बाबा साहब ने ये जो कम्युनल अवार्ड जो वापस चला गया था, उसको टेम्पर कर दिया गया था, उसके खिलाफ बाबा साहब ने कोशिश की थी कि संविधान सभा से उनको समर्थन मिले और वापस से वो उसको लेकर आ पाए। इसके अलावा उन्होंने और भी पृथक बस्तियां बनाने की कोशिश की, जिससे कि इसकी जो हानियां हैं पूना पैक्ट की वो कम की जा सके, लेकिन वो वैसा हो नहीं पाया। आज की डेट में हम देखते हैं कि वो बहुत ही बुरी तरीके से दलितों की स्थिति है। खैर, मैं यहाँ पर गांधी जी के दूसरे जो विचार हैं, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि आप जो गंदा काम कर रहे हो आप छोड़ दीजिए। ठीक। गांधी कहते हैं यदि मुझे किसी पद की लालसा है तो उसका नाम है भंगी। ये जो रोमांटिसाइज करने की जो आदत है, ये मुझे कई सारी जगह पर उनकी दिखी, और वही चीज आज की डेट में भी कई सारे लोग ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं मुझे। अगर देखिए, आगे वो लिखते हैं कि गंदगी की सफाई एक पवित्र कार्य है जिसे एक ब्राह्मण के साथ साथ एक भंगी भी कर सकता है। मैं यहाँ पर इनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। ब्राह्मण करता है या नहीं करता हमें नहीं पता, लेकिन एक भंगी हमें नहीं करना नहीं, एक भंगी कर नहीं सकता। भंगी तो करते आ रहा है ना, जो एक मेहतर है, जो वाल्मीकि जिसको हम आज की डेट में कह रहे हैं, वो तो करते आ रहा है। ब्राह्मण करता है नहीं करता हमें इससे क्या मतलब है। आज की स्थिति में मैं अगर व्यक्तिगत मेरी कोई राय पूछे तो मैं कहूंगा कि साफ सफाई करना अपनी, अगर गंदगी है आस पड़ोस को साफ करना, ये हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी है साफ सफाई मैनेज करना। लेकिन ये किसने कह दिया कि आप एक कम्युनिटी के ऊपर एक काम थोप दोगे। ये तो एक किसी कम्युनिटी पे थोपने के खिलाफ ही पूरी ये बात कही गई है कि वो केवल उस कम्युनिटी ने ही करना चाहिए और सबने अपना अपना करना चाहिए। कोई अपने को ब्राह्मण मानता है तो उसने भी ये करना चाहिए। मैं उसको इस रूप में देखता हूँ, और उसको उन्होंने समाज में आखिर में सफाई तो चाहिए। अभी तो नए तरीके भी आ गए हैं, और जो नए तरीके में आ गए हैं तो इसमें समाज की सफाई की जिम्मेदारी सभी तबकों पर होना चाहिए। और इसमें ये डिग्निटी जो है, इसको एक डिग्निटी देना या उसको इस तरीके से लाना कि सभी लोगों ने ये करना चाहिए, वो मेरे ख्याल से इसकी कमी है। और ये मुझे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो गांधी जी के विचारों में मुझे कमी लगी, क्योंकि ये इसको रोमांटिसाइज करना, मुझे इस बात का कोई भी तर्क नहीं लगता। जो चीज गलत है वो गांधी इसको ऐसे भी कह सकते थे कि भाई एक 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 कम्युनिटी के ऊपर आपने क्यों थोप रखा है, सभी लोग कीजिए, है ना। क्योंकि सीधी तरीके से बात कही जाए तो ज्यादा अच्छा है, उसको घुमा फिरा के क्यों कहना। इसी की तरह मैं आता हूँ वाल्मीकि कम्युनिटी के नजरिए से ही। जो गांधी जी हैं उन्होंने 1946 में एक भंगी कॉलोनियों में यात्रा निकाली। मैं उसका एक प्रसंग पढ़ के आपको बताता हूं। आधे से अधिक निवासियों को उनकी यात्रा शुरू होने से पहले ही बाहर निकाल दिया गया और निवासियों के झोंपड़ों को तोड़ फोड़ दिया गया और उनके स्थान पर साफ सुथरी सुंदर झोंपड़ियों का निर्माण किया गया। झोंपड़ियों के प्रवेश द्वार और खिलाड़ियों को खस चटाइयों से ढांप दिया गया और गांधी की यात्रा के दौरान उन खस चटाइयों के ऊपर पानी छिड़क कर लगातार उन्हें भिगोए रखा गया ताकि ठंडक पैदा हो सके। स्थानीय मंदिर की रंगाई पुताई की गई और ईंटों के नवीन पथ बनाए गए। मार्गेटा बोर्के वाइट एक फोटो पत्रकार को लाइफ पत्रिका के लिए दिए गए एक साक्षात्कार
में बिरला कंपनी के दीनानाथ तियंगा ने अछूतों की कॉलोनी में किए गए सुधारों के बारे में बताया। हमने पिछले 20 वर्षों में गांधी की सुख सुविधा का विशेष ध्यान रखा है। अब ये तो हो गया, ये उन्होंने बताया। मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं, आप शायद दूसरे तरीके से देखोगे। मैं ये देखता हूं कि आज की डेट में पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जो योगी हैं, यूपी के मुख्यमंत्री, वो ये किसी को बुलाते हैं तो उसको साबुन देते हैं कि पहले आप नहा कर आओ। क्या ये कुछ वैसा ही नहीं है? पता नहीं ये उससे मिलता जुलता है या गांधी के आसपास के लोगों ने जो किया वो है। मेरे ख्याल से तो पूरा गलत है। अगर आप भंगी बस्ती में जाते हैं हाँ। तो पूरे स्वाभाविक रूप से जाइए और जिस प्रकार से वो रहते हैं उनसे आप लीजिए, वो एक सही तरीका होगा। पर अब गांधी अब अकेले जब थे ओहदे के बाद, तो उनके चारों तरफ भी वो सब इसी प्रकार के लोग घुस गए जिसको जो ब्राह्मणवादी लोग या सामंती लोग जिसे हम कह सकते हैं। तो वो उस कारण से फिर वो उन्होंने इन चीजों को भी गलत रूप दे दिया होगा, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया उनके आध्यात्मिक सोच का विचार है, वो एक अलग लेवल पे। ठीक। अच्छा, ये हो गया उनके जब वो वहां गए उसका प्रसंग। लेकिन गांधी जी खुद एक चीज कहते हैं, मैं इसमें मैंने पढ़ा था, मैं पेज नहीं निकाल पाया हूं अभी, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। गांधी जी के पास कुछ भंगी लोग जाते हैं कुछ सामान लेके खाने का, तो उसमें कुछ बादाम काजू पिस्ता वगैरह रहते हैं, वो जाके देते हैं उनको कि आप ये ग्रहण कीजिए। तो गांधी जी उसको सीधे हाथ नहीं लगाते। वो गांधी जो कहते हैं कि आप ये बकरी को खिला दीजिए और बकरी खाएगी तो उसके दूध में मिल जाएगा और वो फिर मैं ग्रहण कर लूंगा, तो इनडायरेक्टली वो मेरे पास पहुंच जाएगा। और ये 1946 की बात है, मैं बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूं, ये 1946 की बात है। तो इसको आप किस संदर्भ में देखेंगे? मैं बहुत संक्षिप्त में आप बताइएगा। अगर ये सच है तो मैं इसका पूरा पूरा विरोध करूंगा, पूरी आलोचना करूंगा। अगर ये सच है तो इसका आलोचना करूंगा। ये जो रेफरेंस मैं बता रहा हूँ, ये एक था डॉक्टर एकता संत अरुंधति राय जी ने लिखी है किताब, कोई भी लिख सकता है। इसमें बेसिकली जब मैंने पहले ही बताया, किसी भी किताब को जब पढ़ता हूँ, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पैरा दिया हुआ है, तो उन्होंने यहाँ पर एक नंबर डाल के रखा है, हर किताब में मिलता है रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर 188 नंबर है, उस रेफरेंस को जाके पीछे आप चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कहां से लिया है। ये दर्शकों के लिए मैं बता रहा हूं, तो इससे बेनिफिट ये रहता है कि आपको पता रहता है कि कोई इंसान अगर कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है तो कहां से ड्रॉ कर रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतने अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। अंत में सिर्फ आप एक लाइन में आप गांधी बनाम अंबेडकर को समझा दीजिए, एक लाइन में। गांधी बनाम अंबेडकर को मैं एक अलग धरातल पे ले जाता हूँ। जहाँ तक अंबेडकर का सवाल है, मुझे लगता है कि ज्यादा परिपक्व और दूरदृष्टि रखने वाला कोई नेता नहीं था। पढ़ाई लिखाई और डिग्रियां तो है, परिपक्वता में उनसे कोई कहानी नहीं है। और गांधी यहाँ के जो आंदोलन चल रहे थे देशवाद के दौरान, देशवाद की कमजोरियों के कारण, जो यहाँ धर्म निरपेक्षीकरण, सेक्युलराइजेशन की प्रक्रिया जो ना हो सकी, उसको साथ में लेकर वो चल रहे। यहाँ का बहुत सारा जो सामंती कूड़ा करकट है, तो सामंती कूड़े करकट को भी वो गया थोड़ा था, और उसके कारण वो कारण, और मेरे ख्याल से मुख्य रूप से देशवाद का होना और धर्म सेक्युलराइजेशन का पूरा होना, इसके कारण हमारे समाज में वो कमजोरियां रह गई, जो आज प्रतिक्रियावादी ताकतों ने बहुत संगठित रूप से उनका फायदा प्रतिक्रांति का जो करके उसको आधार बना के वो बहुत सफलता की जाए, बहुत सफलता से जीवन के हर क्षेत्र में उन पुराने मूल्यों को उनका लाने की कोशिश। ठीक, गांधी और गांधी बनाम अंबेडकर, अंबेडकर बनाम गांधी में एक चीज जो मैंने जितना समझा, मैं पढ़ते रहता हूं उसके हिसाब से मैं कहूं तो, जैसा कि आपने बताया कि गांधी जो थे वो उनकी विचारधारा में, उनके जो विचार थे वो परिपक्व थे नहीं, वो कंटिन्यूसली डेवलप हो रहे थे। और वहीं पर हम जब बाबा साहब को देखते हैं तो वो आइडियोलॉजी के साथ थे, विचारधारा उनकी बहुत मजबूत थी, उनको करना क्या है अपनी कम्युनिटी के लिए वो बहुत क्लियर था। तो इसलिए हमें ये चीज, बहुत सारे अंतर्विरोध देखने को मिलते हैं। दोनों की अपनी अपनी भूमिका रही है देश के लिए, और उन्होंने अपनी भूमिका में जो भी बेहतर काम वो कर सकते थे उन्होंने किया है। ये सिर्फ एक आकलन था कि जो एक डिबेट जो चली आ रही है उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू जी।